नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हम सबसे पहले राफेल मामले की बात करेंगे। राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। करीब 2.5 घंटे तक हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वो रक्षा मंत्रालय का पक्ष नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई एयरफोर्स का अधिकारी आए। सुबह एयरफोर्स के अधिकारी नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब कई अफसर कोर्ट पहुंच गए हैं, दोपहर 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, तो कुछ ही पलों में फिर से सुनवाई शुरू होगी। वही इस मसले पर केंद्र पिछली सुनवाई में 36 लड़ाकू विमानों की कीमत और उसके फायदे के बारे में कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप चुका है। याचिकाकर्ताओं ने इस सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। तो ये है अब तक की अपडेट। 2.5 घंटे सुबह सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम रक्षा मंत्रालय को नहीं, एयरफोर्स को सुनना चाहते हैं। उनके अधिकारी हमें अगर कुछ बताएं तो ज्यादा अहमियत रखेगा। उस वक्त तक कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन दोपहर 2 बजे इसीलिए सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया और इस वक्त कई एयरफोर्स ऑफिसर्स इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तो जहां विपक्ष को राफेल का सहारा है, तो बीजेपी राम के सहारे नैया पार करना चाहती दिख रही है। आम चुनाव नजदीक है, इसलिए अयोध्या, राम और राम मंदिर की गूंज चौतरफा सुनाई दे रही है। और ऐसे ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए गए सीएम योगी ने राम के बहाने विरोधियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वालों को वोट नहीं करेंगे। कि 20 तारीख को है मंगलवार है बजरंग बली का वार। याद रखना, बजरंग बली राम के भक्त हैं और हम सबका एक भाव होना चाहिए, जागे प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा खड़ी की है, उस कांग्रेस को हम अपना कोई वोट देकर के इसको खराब नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर दौरे पर है। तीसरे फाइनेंस टेक्नोलॉजी उत्सव यानी फिनटेक फेस्टिवल में पीएम ने बताया कि भारत में वित्तीय क्रांति जारी है। सिंगापुर नमो नमो की गूंज से सराबोर दिखाई पड़ा। पीएम मोदी का सिंगापुर में जोरदार स्वागत किया गया और मोदी मोदी नमो नमो और वंदे मातरम के नारे लगे। प्रधानमंत्री ने तीसरे फिनटेक फेस्टिवल में शिरकत की, जो दुनिया के बड़े फाइनेंशियल फेस्टिवल के तौर पर माना जाता है। पीएम ने यहां फिनटेक फेस्टिवल में नोट भाषण दिया और कहा कि युवाओं की ऊर्जा पर भरोसा करने से ही दुनिया की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति से लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के बारे में बताया। Digital transactions in India are growing rapidly. Today, 128 banks in India are connected to UPI. Transactions on UPI grew 1,500 times in the last 24 months. Every month, the value of transaction is growing by over 30%. भारत दुनिया के निवेशकों के लिए माकूल जगह है। इसके बारे में पीएम ने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होता है। That India has the largest data consumption in the world and the cheapest rates for data and one of the top nations in fintech adoption. So, I say this to all the fintech companies and startups. India is your best destination. फिनटेक फेस्टिवल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अपने 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दौरान पीएम
पूर्वी एशिया सम्मेलन आसियान भारत अनौपचारिक बैठक में शिरकत करेंगे। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी बैठक में भाग लेंगे। सिंगापुर के पीएम ली सेन लुंग समेत कई ग्लोबल नेताओं से मुलाकात होगी। जनवरी में भारत आसियान देशों के साथ पार्टनरशिप के 25 साल होने पर समिट का आयोजन करने वाला है और इसमें शामिल होने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर बीजापुर में महादेव घाट के पास नक्सलियों ने विस्फोट कर जवानों के मिनी ट्रक को उड़ा दिया। इस वारदात में बीएसएफ के 4 जवान और डीआरजी का 1 जवान जख्मी हो गए। वहीं मिनी ट्रक चला रहे का सिविलियन ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डीआईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि मिनी ट्रक में सुरक्षा बलों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और तभी पहले से घात लगाए नक्सलियों ने आईईडी धमाका कर ट्रक को निशाना बनाया। वहीं नक्सली हमले के बाद जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल बैकअप फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई है और इलाके की सर्चिंग की जा रही है। बीजापुर में नक्सली हमला, 5 जवान जख्मी, उनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईईडी धमाका करके ट्रक को निशाना बनाया इन्होंने, नक्सलियों ने वहां पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान गाजा का खतरा मंडरा रहा है और इसका असर ओडिशा समेत कई दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगा। ये चक्रवाती तूफान गज से सुरक्षित बचने की तैयारी है। मछुआरे अपनी बोट्स को तूफान से सीधे टकराने से बचाने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने पद्मनाभ ब्रिज को भी खोला है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तैयारी चक्रवाती तूफान गज से सुरक्षित बचने के लिए की जा रही है। अभी चक्रवाती तूफान चेन्नई के उत्तर पूर्व में करीब 860 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में गंभीर चक्रवात तूफान में बदल जाएगा। भारत के कुड्डालोर और श्रीहरिकोटा के बीच टकराने का अनुमान है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ओडिशा, पुडुचेरी समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। इससे पहले चक्रवात तितली ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाई थी। अब गज को लेकर भी लोगों को सतर्क किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि चक्रवाती तूफान गज क्या है। संस्कृत में हाथी को गज कहा जाता है। गज शब्द को श्रीलंका से लिया गया है। इसमें हवा की रफ्तार 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बेहतर कम्युनिकेशन और वार्निंग के लिए इन तूफानों का नाम दिया जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर देर शाम से देखा जा सकेगा। इस दौरान भारी से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, लेकिन तट के नजदीक आने के साथ साथ गज की शक्ति बढ़ेगी और खतरा भी बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान की। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चक्रवाती तूफान गाजा के खतरे के बीच बुधवार को तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह GST-29 प्रक्षेपित करेगा। सूत्रों ने कहा कि 3423 किलोग्राम वजनी उपग्रह को प्रक्षेपण यान GSLV MK3D2 के जरिए श्रीहरिकोटा रेंज से वहां के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि लॉन्च पैड और लॉन्च यान दोनों ही सभी मौसमों में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं और इसलिए मौसम की यह बेरुखी कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। यह उपग्रह बुधवार को द्वितीय लॉन्च पैड से शाम 5:08 पर उड़ान भरेगा और 3423 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर देगा। सूत्रों के मुताबिक उड़ान भरने के 17 मिनटों के बाद सैटेलाइट अलग अलग हो जाएंगे और 35,975 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। इधर मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में एक विदेशी महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने शराब नहीं मिलने पर क्रू मेंबर से बदसलूकी की। महिला बिजनेस क्लास में सवार थी। आयरलैंड की रहने वाली इस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिलिस्तीनियों और रोहिंग्या मुस्लिमों के मानवाधिकारों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम करती है।
वीडियो में महिला ने कई बार क्रू स्टाफ से बदसलूकी की। ये घटना 10 नवंबर की बताई जा रही है। अब खबर हापुड़ से है। वहां पर गढ़ कोतवाली क्षेत्र के अक्खापुर गांव में आम के पेड़ पर करीब 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ लिया। आम के पेड़ पर अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत थी, लेकिन समय रहते वन विभाग ने अजगर को पकड़ लिया। भैया खड्डा है कोई? ऐसा पकड़ो। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बिल्डिंग से एक लड़का गिर रहा है। फिर आगे जो हुआ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी ने जो कैद किया, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, वो भी इस वीडियो को देखकर हैरत में पड़ गए। आप भी देखिए कैसे पतंग के चक्कर में जान आई आफत में, कैसे पतंग के चक्कर में बिल्डिंग से गिरा लड़का, कैसे पतंग के चक्कर में मौत के मुंह में पहुंचा लड़का। 9 साल का स्वप्निल और उसके दोस्त घर के बाहर खेल रहे हैं। इसी दौरान स्वप्निल को एक पतंग 5 मंजिला बिल्डिंग पर दिखती है और वो बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। नीचे खड़े उसके दोस्त पूरा नजारा देख रहे हैं। इसी दौरान नीचे खड़ा दोस्त बिल्डिंग से नीचे आई पतंग को लपकने भागता है। पर इससे संयोग कहें या चमत्कार या कहें ईश्वर की मर्जी, हो कुछ और जाता है। क्या होता है? पतंग के साथ स्वप्निल भी बिल्डिंग से गिर जाता है। पहले पतंग और फिर स्वप्निल तेजी से जमीन की ओर आते हैं। पतंग तो जमीन पर गिर जाती है, मगर स्वप्निल दोस्त पर गिरता है। दरअसल पतंग के लिए दोस्त जिस जगह पर झुकता है, उसी जगह पर स्वप्निल गिरता है और वो सीधा दोस्त पर गिर जाता है, जिससे स्वप्निल सीधे जमीन पर नहीं गिरता। फिर क्या, दोनों दोस्त उठकर कपड़ों से मिट्टी झाड़कर घर निकल जाते हैं। सच ही कहा है, जाको राखे साइयां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर भगवान राम के रंग में रंगा हुआ है। आज तैयारी है रामायण एक्सप्रेस को रवाना करने की। रामायण सर्किट के कॉन्सेप्ट पर इस ट्रेन को IRCTC की देखरेख में चलाया जा रहा है, जो 16 दिन की यात्रा पूरी करेगी। ये ट्रेन नेपाल के जनकपुरी से लेकर श्रीलंका तक जाएगी, जिसमें कई पड़ाव होंगे। इस ट्रेन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। हम मौजूद हैं रामायण एक्सप्रेस में। जी हाँ, वो रेलगाड़ी जो आपको रामायण से जुड़े तमाम स्थलों, तमाम जगहों तक की यात्रा कराने वाली है। और जिस कोच में हम मौजूद हैं, वहां पर देखिए एक मंदिर भी बनाया गया है। अब चूंकि भगवान राम की बात है, उनकी यात्रा की बात है, रामायण की यात्रा की बात है, तो मंदिर होना जरूरी है। और ये मंदिर है जहां पर भजन भी बजता रहेगा, लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। चूंकि 16 दिन की यात्रा है, तो 16 दिन सुबह बताया जा रहा है कि हर कोच में यहां से ही अनाउंस होगा, यहां से ही भजन बजेंगे और सबको यहां बताया जाएगा कि आप यहां आकर पूजा प्रार्थना आरती शुरू कर सकते हैं। शाम में भी आरती की व्यवस्था है। 16 दिन की इस यात्रा में खाने पीने, रुकने, रहने, तमाम चीजों की व्यवस्था। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये यात्रा बहुत ही इकोनॉमिकल है, यानी कि बहुत ही सस्ती और सुलभ है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यात्रा से पहले इस ट्रेन को सजाया गया है। दरअसल ये ट्रेन सफदरजंग स्टेशन से चलेगी, लेकिन उसके पहले जरा हम एक नजारा इस ट्रेन का आपको दिखाएं, किस तरीके से फूलों से सजाया गया है इस रामायण एक्सप्रेस को। हमने जब लोगों से यहाँ बात की तो वो बड़े उत्साहित थे, बड़े रोमांचित थे इस यात्रा के लिए और कह रहे थे कि ऐसी कोई यात्रा उनके सपनों में थी और वो उसका इंतजार कर रहे थे कि भारत के उस बिंदु से जहाँ रामायण की कथा शुरू होती है, यानी जनकपुरी से, वहां से लेकर वो श्रीलंका तक की यात्रा करें।
आप देखिए कि रूट साफ साफ दिख रहा है, दिल्ली से ये चलेगी लेकिन फिर अयोध्या, सीतामढ़ी जो बिहार में है, जनकपुर, नेपाल बॉर्डर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वर, मदुरै, वहां जाकर फिर चेन्नई से श्रीलंका तक की यात्रा ये पूरी होगी। हमने जिन तमाम स्टाफ से बात की, जो लोग इसकी व्यवस्था में लगे हैं, जो इसके मैनेजमेंट में लगे हैं, उनका कहना है कि हर जगह रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, हर स्थल पर उनको दर्शनीय स्थान घुमाने और दिखाने की भी व्यवस्था है। तो बेहद ही एक कह सकते हैं कि अनोखा अनुभव होगा उन तमाम लोगों के लिए जिनके मन में राम के प्रति श्रद्धा है, जिनकी आत्मा में रामायण बसी है। और भारत की आत्मा में रामायण बसती है, भारत की आत्मा में राम बसते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनके लिए एक अनोखा और न भूलने वाला अनुभव होगा। कैमरामैन अंकित के साथ रवि मिश्रा, नई दिल्ली, न्यूज़ 18। और रामायण एक्सप्रेस के प्रबंधक राजीव मित्तल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि ये पूरा आइडिया भारतीय रेल का है। उन्होंने कहा कि ये रामायण सर्किट को समृद्ध करने की रेलवे की एक कोशिश है और आने वाले दिनों में और भी सर्किट डेवलप किए जाएंगे। होते हुए देखो, ये ट्रेन अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसको कंसीव कर रहा है। वी आर सर्विस प्रोवाइडर। आई एम फ्रॉम आरके एसोसिएट, आई एम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पूरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का, चेयरमैन हमारे लोहानी साहब का, हमारे CMD मल साहब का एंड डायरेक्टर रजनी जी का, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। राम सर्किट को के माध्यम से डोमेस्टिक टूरिज्म को किस तरह से बड़ा किया जाए। आने वाले टाइम में बहुत सारे सर्किट और डेवलप कर रहे हैं ये लोग, तो हम लोग इनके सर्विस प्रोवाइडर हैं। और ये ट्रेन अभी यहाँ से शुरू होगी दिल्ली से 3 बजे करीब अप्रॉक्सीमेटली 800 साढ़े 800 लोगों को लेके, और पूरी यात्रा में यहीं से सारा राममय हो जाएगा। ये देखिए आप, रामायण एक्सप्रेस रामायण सर्किट की यात्रा करेगी। 15,120 रुपयों में भारत के तीर्थस्थलों की यात्रा उसकी की, और श्रीलंका स्थित तीर्थस्थलों के लिए पैकेज 36,000 से कुछ ज़्यादा का होगा। आने जाने का किराया, यात्रा के दौरान ठहरना, ये सब तमाम सुविधाएं होंगी इसमें, सब पैकेज में शामिल होगा। एक डेडिकेटेड टूर मैनेजर भी यात्रियों के साथ रहेगा पूरी यात्रा में। तो आप भी उठाइए फायदा इस खास मौके का। भगवान राम में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 14 नवंबर से शुरू होने जा रही है स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस। ये ट्रेन अयोध्या, वाराणसी, नासिक और हम्पी होते हुए रामेश्वरम पहुंचेगी। साथ ही यात्री श्रीलंका में मौजूद धार्मिक स्थानों की सैर करना चाहते हैं, इसके लिए यात्री को चेन्नई से कोलंबो जाना होगा। पूरी यात्रा में कुल 15 रातें और 16 दिन लगेंगे। भारत के तीर्थ स्थलों के लिए 15,120 रुपए और श्रीलंका स्थित तीर्थ स्थलों के लिए ये पैकेज 36,970 रुपए प्रति यात्री होगा। आने जाने का किराया, यात्रा के दौरान ठहरना, खाना, तीर्थ स्थल तक आने जाने की सुविधा पैकेज में शामिल होगी। साथ ही डेडिकेटेड टूर मैनेजर पूरी यात्रा के दौरान साथ रहेगा। irctctourism.com पर जाकर आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। तो आप भी रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत तो होगी, लेकिन उसकी तैयारियां भी जबरदस्त हैं। आप देखिए कि जो यात्री यहाँ आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए क्या क्या जबरदस्त तैयारी है, यानी कि पूरी यात्रा ही रामायण के रंग में रंगी रहेगी। देखिए, सुंदरकांड और श्री रामचरितमानस, साथ ही उनको तिलक चंदन लगाने की तैयारी है। अगर हम इसी स्टॉल में आगे देखें, अगर आगे बढ़ें आप, तो आगे देखेंगे कि उनका स्वागत करने के लिए और पूरे उसी रामायण के रंग में तैयारी की गई है। ये देखिए, फूल मालाएं पहनाने से लेकर क्या क्या तैयारी की गई है, कैसे स्वागत होना है। ये फूल माला और तुलसी माला है, पटका है और फूल है, इस तरह की सबकी तैयारी होगी स्वागत वेलकम के लिए। आज जितने यात्री हैं सबके लिए? हाँ, सबके लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से तुलसी माला, फूल माला और उनके माथे पर तिलक भी लगाया जाएगा, और तब यहाँ से वो यात्रा शुरू करेंगे। यानी कि पहले ही रामायण के रंग में रंगे रहेंगे, राम की स्मृति लेकर यहाँ से यात्रा शुरू होगी, और ये यात्रा कहा जा रहा है कि श्रीलंका तक जाएगी। कैमरामैन अंकित के साथ रवि मिश्रा, नई दिल्ली, न्यूज़ 18। नई दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन इस वक्त राम के रंग में रंगा हुआ है, और उसकी एक खास वजह भी है। खास वजह है,
रामायण एक्सप्रेस, जी हाँ, रामायण एक्सप्रेस यहाँ से आज शुरू होने वाली है। और आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन अगर आप इस ट्रेन से यात्रा शुरू करते हैं तो रामायण से जुड़ी जितनी भी जगह हैं, अहम जगह हैं, वहाँ की यात्रा आप एक साथ एक बार में कर लेंगे। मसलन जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो होर्डिंग लगाई गई उसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सफदरजंग से ये शुरू होकर अयोध्या और सीतामढ़ी यानी बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, जनकपुर यानी बिहार और नेपाल का बॉर्डर, फिर आप आएंगे वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और मदुरई, यानी कि दक्षिण भारत तक की यात्रा इससे आप करेंगे। लेकिन यात्रा वहीं तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि IRCTC की बुकिंग के थ्रू आप जब इस ट्रेन में यात्रा शुरू करेंगे तो अगर आप श्रीलंका तक की यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। यानी कि भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर जाने के बाद वहां से आप श्रीलंका में जो रामायण से जुड़े प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, वहां की यात्रा भी कर सकते हैं। बेहद दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही रामायण से जुड़ी घटनाओं पर जो यात्री हैं उनको घटनाओं से जुड़ी जगहों पर यात्रियों को ले जाना है, उनको रामायण के बारे में और भारत की जो धरोहर है उसके बारे में परिचित कराना है। यात्रियों के लिए एक बेहद रोमांचकारी यात्रा भी होगी। बहुत सारे लोग अभी से ही अंदर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन चलेगी और कब इसकी शुरुआत होगी। तो एक खास मौका है पर्यटन के लिहाज से भी और भारत की जो अपनी धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिहाज से भी। कैमरामैन अंकित के साथ रवि मिश्रा, नई दिल्ली, न्यूज़ 18। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए लॉग ऑन करिए news18up.com, फेसबुक पेज /news18up, ट्विटर हैंडल है @news18up और यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। ऐसे ही न्यूज़ 18 उत्तराखंड के लिए लॉग ऑन करिए news18uk.com, फेसबुक पेज /news18uk और यूट्यूब चैनल वही /news18up उत्तराखंड। आप देख रहे थे खबर दोपहर। धन्यवाद।